दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के साथ सिविल सेवा परीक्षा और विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित किए जाने वाले सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, आप जान लीजिए कि इसमें हमने केवल उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जो परीक्षाओं की दृष्टि से अति संभावित और महत्वपूर्ण है। सबसे पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आप जान लीजिए कि संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत राज्य के कुछ ऐसे उत्तरदायित्व और जो हैं कार्यों का वर्णन मिलता है जो आर्थिक, सामाजिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। संविधान बनाने वालों ने यानी हमारे संविधान निर्माताओं ने इन सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए ये आशा व्यक्त किया था कि केंद्र और राज्य सरकारें अपनी नीतियों का निर्माण करते समय इन सिद्धांतों का आदर करेंगे, पालन करेंगे और यथासंभव जहाँ तक हो सकेगा इन्हीं सिद्धांतों के अनुसार अपनी नीतियों का निर्माण करेंगे। तो अगर संक्षेप में देखें तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत समाज के सर्वांगीण विकास के लिए कुछ आदर्शों का निर्धारण करते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों के पीछे कोई न्यायिक स्वीकृति नहीं है, फिर भी देश की मौलिक विधि का अंग होने के कारण राज्य के लिए इन सिद्धांतों का यथासंभव पालन करना आवश्यक है। तो आइए प्रश्नों पर आते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारतीय गणतंत्र के विशेषणों में समाजवाद शब्द का प्रयोग किया गया है। संविधान के किस भाग में इस लक्ष्य की पूर्ति होती है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ए और बी दोनों या कहीं नहीं? तो सही उत्तर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। दोस्तों, आप जान लीजिए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उद्देश्य और वो उद्देश्य और लक्ष्य हैं जिनका पालन करना राज्य का कर्तव्य है। संविधान की उद्देशिका में जो समाजवादी समाज की स्थापना के लक्ष्य की पूर्ति मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोनों से होती है और ये आदर्श तभी प्राप्त किया जा सकता है जब सरकार नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल अधिकार को लागू करने का प्रयास करे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्य किसी व्यक्ति की विधि के समक्ष समता नहीं नकारेगा। दूसरा है राज्य धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध विभेद नहीं करेगा। राज्य ने अस्पृश्यता का अंत कर दिया है और इसका किसी भी रूप में आचरण विधि द्वारा दंडनीय होगा। और चौथा है राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करने का प्रयास करेगा। तो ऊपर के 3 जो हैं ये फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार हैं, जबकि ऑप्शन डी जो है ये नीति निर्देशक तत्व है। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है और संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व वर्णित हैं। संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा इस भाग में अनुच्छेद 48 का जोड़कर पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन और वन्य जीवों की रक्षा जो है उसको राज्य का नीति निर्देशक तत्व बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में विवाद का पहला मामला कौन सा है? ऑप्शन है चंपकम दोरई राजन बनाम मद्रास राज्य, कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य, सज्जन कुमार बनाम राजस्थान राज्य या बेला बोस बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। तो सही उत्तर चंपकम दोरई राजन बनाम मद्रास राज्य।
ध्यान से देखिएगा, निदेशक तत्व और मूल अधिकार को लेकर पहला विवाद चंपकम दोरईराजन बनाम मद्रास राज्य 1951 के मामले में हुआ। ये विवाद अनुच्छेद 37 को लेकर उत्पन्न हुआ, जिसमें कहा गया कि निदेशक तत्व किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी कोई विधि बनाते समय इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। इस विवाद में न्यायालय ने मूल अधिकारों को वरीयता दिया। इसमें कहा गया कि निदेशक तत्व और मूल अधिकार एक दूसरे के पूरक के रूप में रहेंगे, लेकिन इनके बीच कोई टकराव उत्पन्न होने पर मूल अधिकार प्रभावी होंगे। इसके प्रति उत्तर में संसद ने पहला 1951 में, चौथा 1955 में और 17वां संशोधन 1964 में पारित किया। इसके माध्यम से कुछ निदेशक तत्वों को लागू किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? 4 विकल्प हैं आपके। पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये निदेशक तत्वों में है। आजीविका के लिए समुचित संसाधन समान अधिकार, ये भी निदेशक तत्वों में है। अछूत प्रथा की समाप्ति, ये मूल अधिकारों का भाग है। कार्य करने की समुचित और मानवीय दशाएं, ये आपका निदेशक तत्व में है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत समानता के अधिकार के मूल अधिकार के अंतर्गत है। बाकी अन्य विकल्प नीति निदेशक तत्वों के भाग हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निदेशक तत्वों में शामिल नहीं है? 4 विकल्प आपके हैं, आपको बताना है कि कौन इसमें शामिल नहीं है। तो आप देखिए, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता, ये मौलिक अधिकारों का भाग है, न कि नीति निदेशक सिद्धांतों का। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी, वनों और वन्य जीवों की रक्षा, ये आपके नीति निदेशक तत्वों के भाग हैं। दोस्तों, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है, जबकि अन्य सभी प्रावधान नीति निदेशक तत्वों के अंग हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? आपको बताना है। ऑप्शन है, राष्ट्रवादी राज्य की स्थापना, पूंजीवादी राज्य की स्थापना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना या अध्यक्षात्मक लोकतंत्र की स्थापना। तो सही उत्तर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों का सबसे प्रमुख उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। राज्य कोई भी कानून बनाते समय इन तथ्यों का ध्यान रखेगा। ये तत्व आधुनिक लोकतंत्र के साकार रूप हैं। इसमें समाजवादी, गांधीवादी और आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र को स्थान दिया गया है। न्यायमूर्ति छागला के अनुसार यदि इन सभी तत्वों का पूरी तरह पालन किया जाए तो हमारा देश पृथ्वी पर स्वर्ग की भांति लगने लगेगा। और एल.एम. सिंघवी के अनुसार निदेशक तत्व संविधान को जीवन देने वाली व्यवस्थाएं हैं। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार ये तत्व भारतीय राज्य व्यवस्था के आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं, जैसा कि राजनीतिक लोकतंत्र प्रकट होता है। और ऑस्टिन के अनुसार निदेशक तत्व सामाजिक क्रांति के दस्तावेज हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व किसके लिए हैं? नागरिकों के लिए, उच्च न्यायालय के लिए, राष्ट्रपति के लिए या सरकार के लिए? तो सही उत्तर निदेशक तत्व सरकार के लिए हैं। निदेशक तत्व सरकार के लिए सकारात्मक निर्देश हैं। इनके माध्यम से राज्यों को जनहितकारी कार्य और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए निर्देश प्राप्त होता है। हालांकि इसके लिए राज्य के ऊपर कोई कानूनी बंधन नहीं है। इसके विपरीत मौलिक अधिकार राज्य को नकारात्मक निर्देश देते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 13 में वर्णित है कि राज्य मौलिक अधिकारों को सीमित करने वाला कोई कानून नहीं बना सकता। ऐसा करने पर न्यायालय उसकी जांच करेगा। तो नीति निदेशक तत्व सरकार के लिए सकारात्मक आदेश हैं, जबकि मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है। अगला प्रश्न है कि यदि राज्य सरकार नीति निदेशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करती तो उसे पालन के लिए कौन बाध्य कर सकता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, मतदाता, संसद या विपक्ष? तो सही उत्तर मतदाता, ऑप्शन बी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित नीति निदेशक तत्व सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र या फिर कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से जुड़े होने के कारण इनका सीधा संबंध राज्य के मतदाताओं या जनता से है। यदि राज्य सरकार इन सिद्धांतों का क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं करती
तो चुनाव में जनता ऐसी सरकार को पराजित कर सकती है। इस प्रकार मतदाता ही इसे लागू कराने के लिए बाध्य कर सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि यदि कोई सरकार इसकी उपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित उपबंध जो है ये आप जान लीजिए नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में है। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 में, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? ऑप्शन है A.K. अय्यर, हृदयनाथ कुंजरू, H.V. कामथ या K.T. शाह। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर K.T. शाह, ऑप्शन डी। दोस्तों आप जान लीजिए नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय यानी न्याय योग्य या वाद योग्य नहीं बनाया गया है, बल्कि इसे राज्य के सामर्थ्य और सुविधा पर छोड़ दिया गया है कि वो जब और जैसे चाहे क्रियान्वित कर सकते हैं। इस संदर्भ में K.T. शाह ने इसे एक ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा यानी बैंक के पास पैसा होगा तो वो भुगतान करेगा, अन्यथा मना कर देगा। इसका अर्थ हुआ कि यदि राज्य सरकार के पास व्यवस्था रहेगी तो वो उसे लागू करेगी, अन्यथा ठंडे बस्ते में डाल देगी। T.T. कृष्णमाचारी ने इन्हें भावनाओं का एक अस्थायी कूड़ा घर कहा, K.C. वियर ने इन्हें लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा और सर आइवर जेनिंग्स ने कहा कि सिडनी वेब और ब्रिटिश वेब के भूत इस पाठ के पृष्ठों में प्रवेश कर गए हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बनाने में किस देश का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? तो सही उत्तर आयरलैंड, ऑप्शन बी। दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान का ये उपबंध आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में क्या सही है? ये न्याय योग्य नहीं है, ये न्याय योग्य है, दोनों या कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ये न्याय योग्य नहीं है। दोस्तों संविधान के भाग 4 में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्वों के विषय में इसी भाग के अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध यानी नीति निर्देशक तत्व किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। विचारक और नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति पर विचार। देखिए पनिक्कर ने नीति निर्देशक तत्वों को आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद कहा, अंबेडकर ने इसे आर्थिक लोकतंत्र कहा है, बहुत अच्छे से देखिएगा। B.N. राव ने इनको नैतिक उपदेश और जेनिंग्स ने पूर्ण आकांक्षा कहा है। तो यहाँ पर सही सुमेलन 3, 4, 2 और 1। तो विकल्प देख लेते हैं 3, 4, 2 और 1, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा नीति निर्देशक तत्वों पर कुछ अन्य महत्वपूर्ण विचार हैं। आप देख सकते हैं कि इनका उद्देश्य सामाजिक क्रांति की प्राप्ति है, ये ऑस्टिन का कथन है। ऐसा चेक है जिसे बैंक सुविधानुसार भुनाएगा, K.T. शाह का कथन है। और नैतिक आर्थिक सिद्धांत हैं जो कानून की शक्ति से हीन हैं, ये G.N. जोशी का नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही कथन है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? आपको बताना है। तो याद रखिए समान नागरिक संहिता से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य द्वारा भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड प्राप्त करने के प्रयास के बारे में निर्देश दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन भारत के संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है? महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन भारत के संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है? तो सही उत्तर नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है।
इसके अनुसार राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, संगठित लोगों को एक दूसरे व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। तो सही उत्तर, देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है। ये उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है, जिसका संविधान निर्माता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रावधान करना चाहते थे। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिशा निर्देशन करते हैं किसके लिए? प्रेस को, नागरिकों को, राज्यों को या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को? तो सही उत्तर, राज्यों को। नीति निर्देशक तत्वों में वो उद्देश्य और लक्ष्य निहित हैं जिनका पालन करना राज्य का कर्तव्य है। संविधान की उद्देशिका में परिकल्पित लोक हितकारी राज्य और समाजवादी समाज की स्थापना का आदर्श तभी प्राप्त किया जा सकता है जब सरकार नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करने का प्रयत्न करे। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल हैं क्या चीज़ें? देखिए, सभी को आजीविका के अवसर, पुरुष और नारी को समान कार्य के लिए समान वेतन, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन या मातृत्व सुरक्षा, तो ये सभी जो हैं ये नीति निर्देशक तत्वों में शामिल हैं। दोस्तों, संविधान के भाग 4 में शामिल नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 39 क में पुरुष और स्त्री के सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार शामिल है। अनुच्छेद 39 घ में पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है। अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने और प्रसूति सहायता का उपबंध है। अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने का उपबंध है। इसलिए चारों विषय नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, मूल भारतीय संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संख्या कितनी थी? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑप्शन डी 14 हो जाएगा। संविधान में भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा और अनुच्छेद 37 नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति के बारे में है। अनुच्छेद 38 से 51 तक कुल 14 अनुच्छेदों में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया था, जबकि अनुच्छेद 39 का, 43 का, 43 ख और 48 का बाद में जोड़ा गया है। तो ऐसे देखा जाए तो गणना के आधार पर नीति निर्देशक तत्वों की कुल संख्या 18 हो गई है। दोस्तों, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में के.टी. शाह ने कहा था कि ये एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन में मूलभूत महत्व के हैं, सही है। किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, सही है। राज्य का कर्तव्य है कि विधि निर्माण में उनका सम्मान करे, तो सही उत्तर उपर्युक्त तीनों हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 37 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, किंतु ये तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान में से किस शीर्षक में मिलता है? तो सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में मिलता है। आप जान लीजिए, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 में देखिए अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से इसको प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण जो नीति निर्देशक तत्व हैं, अनुच्छेद 38 में लोक कल्याणकारी राज्य की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता।
अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। और अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। संविधान सभा में ये किसने कहा था? तो सही उत्तर आर्थिक लोकतंत्र या आर्थिक प्रजातंत्र, ये डॉक्टर अंबेडकर का कथन है। संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र की उपलब्धि के बाद हमारी अभिलाषा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने की है। नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य भारत में आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, इसलिए ये लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और इनके समृद्धशाली होने की आशा दिलाते हैं। नीति निर्देशक तत्वों पर डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि अगर इसमें समाजवाद नहीं है तो मैं समझने में असमर्थ हूँ कि आखिर समाजवाद क्या है। दूसरा है कि हमने जानबूझकर ऐसी भाषा का प्रयोग किया है जो न कठोर हो न अपरिवर्तनशील, विभिन्न विचारधारा के लोगों के लिए पर्याप्त गुंजाइश है। इसके अलावा मेरे विचार से नीति निर्देशक सिद्धांतों का बहुत महत्व है, क्योंकि वे इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि हमारा लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया था? देखिए, ग्राम पंचायतों का गठन, गोवध निषेध, मुफ्त निःशुल्क कानूनी सहायता या समान नागरिक संहिता। तो सही उत्तर है निःशुल्क कानूनी सहायता। दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 39 का जोड़कर गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में कौन सा कथन सही है? इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, सही है। इन्हें संविधान के भाग 5 में शामिल किया गया है, गलत है। इनका उद्देश्य प्रजातंत्र को सामाजिक और आर्थिक आधार प्रदान करना है, सही है। राज्यों को इन्हें अनिवार्यतः लागू करना होता है, सही नहीं है। सब तत्व गांधीवादी विचारधाराओं से प्रेरित हैं, सभी तत्व नहीं, केवल कुछ। तो यहाँ पर 1 और 3 आपके सही हैं। विकल्प में देखते हैं 1 और 3, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। ये संविधान के भाग 4 में वर्णित हैं, न कि 5 में। इनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना है और राज्यों को इन्हें अनिवार्यतः लागू करना आवश्यक नहीं है। न सभी तत्व गांधीवादी विचारधारा से ही प्रेरित हैं। नीति निर्देशक तत्वों के बाद अब मूल कर्तव्यों पर आते हैं। दोस्तों, 42वें संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया भाग 4A या 4 का जोड़कर नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इन कर्तव्यों में संविधान का पालन करने, देश को संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने, सामाजिक जीवन में समानता के आदर्श को अपनाने के सिद्धांत के अनुसार आचरण करना नागरिकों का दायित्व ठहराया गया है। तो ये हमारे मूल कर्तव्य हैं। प्रश्न देखते हैं, संविधान में कौन सा प्रावधान मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? भाग 2, 3, 4 या 4A? तो सही उत्तर 4A। दोस्तों, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4A और अनुच्छेद 51A जोड़कर नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है और मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल करना सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों पर आधारित था। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य निहित हैं किस भाग में? तो सही उत्तर संविधान के भाग 4 में। तो यहाँ जो दिया गया है इसमें से सभी गलत हैं, यहाँ कोई नहीं हो जाएगा। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य जो हैं वो भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य भाग 4 में वर्णित हैं। अगला प्रश्न है, वनों और पर्यावरण के संरक्षण के लिए भारतीय संविधान के किस भाग में प्रावधान पाए जाते हैं? ऑप्शन है समवर्ती सूची, निदेशक सिद्धांत, मूल कर्तव्य या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर उपर्युक्त सभी में। दोस्तों, वन और पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो प्रावधान है भारतीय संविधान के भाग 4 और 4 में है और दोनों खंडों में ये व्यवस्था 42वें संशोधन 1976 के द्वारा की गई है।
सूची 3 समवर्ती सूची में भी 42वें संशोधन द्वारा वन को रखा गया है। इनका विवरण देखिए। भाग 4 अनुच्छेद 48 का राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का, वन और वन्य जीवों के रक्षा करने का प्रयास करेगा। महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा भाग 4 क में अनुच्छेद 51 का खंड 6 भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करे और उनका संवर्धन करे और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची के क्रम संख्या 17 क में वन को रखा गया है। तो सभी विकल्प आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं, राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना। देखिए, इसके अलावा आह्वान करने पर राष्ट्र की सेवा को अर्पित करना, राष्ट्र को सेवा अर्पित करना सही है। सामाजिक सुधार का प्रयास करना सही नहीं है। अपनी साझा संस्कृति की समृद्ध धरोहर को महत्व प्रदान करना और उनका संरक्षण करना। तो क, ख, घ यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, आह्वान करने पर राष्ट्र को सेवा अर्पित करना और अपनी साझा संस्कृति की समृद्ध धरोहर को महत्व प्रदान करना, उसका संरक्षण करना अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत दी गई 11 मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल है, जबकि सामाजिक सुधार का प्रयास करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लिखित नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कितने हैं? आपको बताना है 9, 10, 11 या 12। तो सही उत्तर, वर्तमान में नागरिकों को कुल 11 मौलिक कर्तव्य जो है संविधान में वर्णित हैं। मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा की गई। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 क तथा अनुच्छेद 51 क जोड़कर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। 86वें संशोधन 2002 के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इस तरह से कुल 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान में हैं। दोस्तों, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 51 क ट में जोड़े गए मौलिक कर्तव्य के अनुसार माता पिता या संरक्षक का ये कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों का प्रतिपाल्य को शिक्षा प्रदान करने का अवसर प्रदान करें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। केशवानंद, गोलकनाथ, मिनर्वा मिल्स या रामशरणवाद? तो सही उत्तर रामशरणवाद। दोस्तों, गोलकनाथ, केशवानंद और मिनर्वा मिल्स का मामला ये मूल अधिकारों से संबंधित है, जबकि रामशरणवाद 1988 ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कौन सा मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं है? आपको बताना है। देखिए, संविधान के प्रति प्रतिबद्धता और उसके आदर्शों के प्रति आदर करना सही है। जन संपत्ति का संरक्षण करना सही है। जन निर्वाचनों में मतदान करना सही नहीं है। वैज्ञानिक सोच विकसित करना। तो आप जान लीजिए कि जन निर्वाचनों में मतदान करना ये मौलिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं है। दोस्तों, लोक चुनाव में मतदान करना भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है। शेष सभी मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को धारित और रक्षित करना ये प्रावधान कहाँ पर है? तो आप देखिए, संविधान की प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मूल अधिकार में या मूल कर्तव्य में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, सही उत्तर आपका हो जाएगा मूल कर्तव्यों में, ऑप्शन डी। दोस्तों, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को धारित और रक्षित करना भारतीय संविधान के तहत नागरिकों का मूल कर्तव्य है। संविधान के अनुच्छेद 51 क में कुल 11 मूल कर्तव्यों का वर्णन है और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको शामिल किया गया था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के
नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।